Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 21 जून 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और अजय गुप्ता का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। चक्रव्यूह में फंसा मॉनसून, बारिश को तरसते 7 राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी, सबूत है तो एसआईटी को दें। पीएम मोदी ट्रंप बैठक का असर, अंतिम चरण में पहुंचा भारत अमेरिका व्यापार समझौता। महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर, उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने अचानक बदला पाला। डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, भारत को बड़ी कामयाबी। अयोध्या में रामलला को चढ़ाया सबसे महंगा आम, कीमत जानकर चौंक जाएंगे। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का फिर दावा। यूपी में बाबा जी का राज है, कोई कैसे छीन लेगा पैसे। और भारतीय सेना ने बदले यूनिफॉर्म नियम, अब बंडी जैकेट को मिली मंजूरी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। देश भर में जहां एक तरफ जून की शुरुआत में मॉनसून की रफ्तार ने उम्मीदें जगाई थीं, वहीं पिछले 11 दिनों से मॉनसून में आई सुस्ती ने कई राज्यों को झुलसने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत देश के 7 बड़े राज्य इस समय बूंद बूंद बारिश के लिए तरस रहे हैं। हालत यह है कि इन राज्यों के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और सामान्य से 60% तक कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून पिछले 11 दिनों से तेलंगाना में अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसकी मुख्य वजह एक ही समय पर 5 अलग अलग मौसमी प्रणालियों का एक्टिव होना है, जो मॉनसून को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को सौंपे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी जांच में सब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम हो। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आएं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात के एक दिन बाद आया है। विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अब दोनों देश इसे अंतिम रूप देने के करीब हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, बाजारों तक पहुंच आसान होगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता हमेशा से अनूठा रहा है। अयोध्या के किसान ओम प्रकाश सिंह ने इस रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने करीब 2 वर्ष पहले एक प्रयोग किया था।
उन्होंने जापान की सुप्रसिद्ध और बेहद कीमती मियाजाकी किस्म का एक पौधा अपने बाग में रोपा था। उद्देश्य था यह परखना कि क्या अयोध्या की जलवायु इस विदेशी और शाही फल के अनुकूल है या नहीं। ओम प्रकाश की मेहनत और रामलला की कृपा से यह प्रयोग न सिर्फ सफल रहा, बल्कि इस साल उनके पेड़ पर करीब 1 दर्जन फल आए हैं। ओम प्रकाश सिंह ने अपने बाग में उगे दुनिया के सबसे महंगे जापानी मियाजाकी आम का पहला फल बाजार में बेचने के बजाय सीधे प्रभु रामलला के चरणों में अर्पित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक है। आकार और वजन के हिसाब से इसके एक फल की कीमत करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक बैठती है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाष सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और रामगोपाल यादव प्रोफेसर से प्राइमरी के मास्टर बनेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना यूपीटी के 6 सांसद शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए। इसके बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर 3 ही रह गई। बहरहाल ऑपरेशन टाइगर से महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई। दावा किया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 15 जून 2026 को ओडिशा तट के पास स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के अनुसार परीक्षण के दौरान निर्धारित सभी उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल कर लिया गया। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज द्वारा तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने मिसाइल के प्रदर्शन को सफल साबित किया। LRLACM पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई मिसाइल है, जिसके सभी प्रमुख उप प्रणालियों का विकास डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग साझेदारों ने मिलकर किया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद में विकास कानून व्यवस्था पर खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की डोर सीधे आदित्य के हाथ में है। यह बाबा जी का राज है। जेवर में आज किसी की भी हिम्मत नहीं है कि किसान या आमजन से पैसे छीन ले। हज से लौटे एक बुजुर्ग किसान ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बड़े प्रोजेक्ट जेवर की नई पहचान बने हैं। पहली बार हवाई जहाज में बैठकर लखनऊ पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री से कहा कि जिस जमीन पर कभी वे खेती करते थे, आज उसी जमीन से उड़ान भरते विमान उत्तर प्रदेश के बदलते भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत और योगी जी ने उत्तर प्रदेश बदल दिया। किसान हंसराज ने कहा कि जैसे ही वह सुबह एयरपोर्ट पहुंचे, उनके साथ आए अधिसंख्य किसानों के लिए यह अनुभव विशेष था। उनके साथ आए 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने आज तक हवाई जहाज को केवल आसमान में उड़ते हुए देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उन्हें उसमें बैठकर यात्रा करने का अवसर मिला। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की बची हुई परंपराओं को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ड्रेस रेगुलेशन में व्यापक बदलाव किए हैं। सेना ने औपचारिक अवसरों पर क्लोज नेक बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दे दी है, जबकि समारोहों में इस्तेमाल होने वाली पाउच बेल्ट को कई ड्रेस कोड से
हटा दिया गया है। नई नियमावली में औपनिवेशिक दौर से जुड़े रॉयल जैसे पुराने शब्दों को भी हटाया गया है। देश की भावनाओं और विकसित हो रही संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनका उद्देश्य औपनिवेशिक युग की शेष परंपराओं और प्रतीकों को हटाते हुए भारतीय सेना की गरिमा, कार्यक्षमता और गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,45,860 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 94 रुपये 33 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 66 रुपये 12 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम और आज आपके साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अजय गुप्ता और संजीव शर्मा। संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? आपकी बुलंद आवाज़ और धार प्रवाह जो आप बोलते हैं, इसका रहस्य क्या है? कोई रहस्य नहीं है सर, बस आप लोगों की मेहरबानी है और क्या। नहीं, पर अब हिंदी के शब्दों का चयन इतना आपका सुंदर होता है जी। और बिना रोके आप और धार प्रवाह बोलते हैं। और आप दर्पण रेडियो के सुनने वालों को जो है, आप अगर पूछें तो वो आपके समाचारों का वेट करते हैं। वही उनकी क्या बुलाएं, कृपा है। और सभी सुनने वालों को अजय और हमारा सप्रेम प्रणाम और आशा करते हैं कि आगे आने वाला 2 घंटे हम आपका मनोरंजन कर सकेंगे। और श्रोताओं, अब समय होता है प्रभु वंदना का और उससे पहले सुनते हैं कि आज का विचार थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा सुंदर था। और ये जो कथन है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा बताया गया है। तो विश्व योग दिवस पर जब हम योग की चर्चा करते हैं तो प्राय हमारा ध्यान आसनों, प्राणायाम और शारीरिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो जाता है। निसंदेह ये योग के महत्वपूर्ण आयाम हैं, लेकिन योग का वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक व्यापक है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और चेतना को परिष्कृत करने का विज्ञान है। आज जीवन में असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि हमने सम्मान और कृतज्ञता की भावना को खो दिया है। स्वस्थ शरीर, चलती हुई श्वास, प्रकृति का सौंदर्य, परिवार का स्नेह और जीवन के अनगणित उपहार हमें इतने स्वाभाविक लगने लगे हैं कि हम उनका मूल्य ही भूल गए हैं। योग हमें पुनः कृतज्ञता की ओर लौटाता है। कृतज्ञता से संतोष आता है और संतोष से मन में स्थिरता आती है। ज्ञान के प्रति सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। जब हम किसी ज्ञान, शिक्षा या मार्गदर्शन को श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। सम्मान हमारी चेतना को जागृत करता है और सजगता को बढ़ाता है। यही सजगता ध्यान को गहरा और जीवन को अधिक सार्थक बनाती है। तो चलिए सुनते हैं एक भजन। और आज का भजन थोड़ा स्पेशल है और क्या स्पेशल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको समझ में आए तो जरूर हमें व्हाट्सएप पर लिखिएगा। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात
शरण में रख दिया जब मात, तो इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर सांस में, रहे हर सांस में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में रघुनाथ के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे, किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे, किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का हम, उन्हीं का हम, उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो किस बात
हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो श्रोताओं, ये भजन जो मैं स्पेशल बात कह रहा था कि स्पेशल है, थोड़ा अलग से है। जी हाँ, इस भजन को डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा गाया हुआ है। अभी तक हम लोग को जो है उनकी कविता, बट इतना खूबसूरत आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगा। शायद ही कोई गेस कर सकता था कि ये कुमार विश्वास की आवाज़ है। जी हाँ। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो हिंदी कार्यक्रम, जो रेडियो 2000 FM 98.5 आता है हर रविवार को 9 से 11 बजे। तो आज के कार्यक्रम में हम, जैसे संजीव जी ने बताया था, कि डिम्पल कपाड़े के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि इस महीने में किसी बड़े कलाकार की कोई बर्थडे आ रही है तो उस विषय को लेकर के हम चर्चा का विषय बना लेते हैं। और एक हिंदी में नाटक का मंचन हो रहा है जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज़। तो उसके जो निर्देशक हैं दिनशा पालखीवाला, उनसे थोड़ी सी बात कराएंगे आपसे। जरूर। हाँ, तो संजीव जी, आप डिम्पल के फ़ैन हैं? जी, हम सभी फैन हैं। मेरे ख्याल से जो डिम्पल जी ने जब फिल्में आई थी, शायद हम सभी पढ़ रहे थे उस वक़्त, और जिसको बोलते हैं ना, वो एक अमिट छाप छोड़ गई सबके जो दिमाग पे। सनसनीखेज ढंग से। जी। ये मेरे ख्याल से 73 की बात है, 72-73 की, जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी। जी। तो उस टाइम पे मतलब सेंसेशन बन गई थी बॉबी। और फिर सब लोगों में बॉबी का बड़ा क्रेज था। वो GTS मोटरसाइकिल जी। ऋषि कपूर चलाते थे। यस। वो अपने एक आइकॉनिक बन गई थी। जी। और ऋषि कपूर के साथ में डिम्पल की जो जोड़ी बनी थी, वो मतलब जोड़ी काफ़ी मतलब फेमस हुई थी। जी। तो आज बात करेंगे हम डिम्पल के बारे में, गाने भी कुछ सुनाएंगे। जी। अच्छे से मधुर गाने लेके आए संजीव जी। बहुत ही खूबसूरत गीतों का कलेक्शन है। हाँ। तो उनकी जो पहली फिल्म थी, पहले उसी से आज का कार्यक्रम शुरुआत करें। गाना हो जाए। चलिए। सोची तो रहा हूँ, क्या? बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल।
सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। तेरी बैया के झूले में सैया वो भी झूल जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बस्ती से दूर पर्वत के पीछे, मस्ती में दूर घने पेड़ों के नीचे, अनदेखी अनजाने से जगह हो, बस एक हम हो दूधी हवा हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसे क्यों खोए खोए हो, जागे हो कि सोए हुए हो, क्या होगा कल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए, हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। तेरे सर की कसम तेरे गम से वो भी मर जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैना की भूल भुलैया में। तो श्रोताओं, ये गीत हमने फिल्म बॉबी से लिया था और इसको गाया था शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और शायद जैसे सबको पता ही है कि इसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म में डेब्यू किए थे। श्रोताओं, मैं लाइन पे ले रहा हूँ दिनशा पालखी वाला को, जो कि सिडनी के रंगमंच की एक बड़ा नाम है। सिडनी का सौभाग्य है कि कई सारे अच्छे नाटक देखने को मिले हैं इस बीच में, और उसी कड़ी में एक नया नाटक आ रहा है
जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज़, और उसके निर्देशक हैं दिनशा पालखीवाला। तो हमारे स्टूडियो में एक संजीव जी है जिनकी आवाज़ बुलंद है, और दूसरे दिनशा जी है जो अपनी बुलंद आवाज़ के लिए रंगमंच पे मतलब चार चांद लगा देते हैं। दिनशा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दिनशा जी, ये एक नया नाटक आ रहा है, हमने सुना है कि जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज़। बड़ा नाम सुन के बड़ा आकर्षक नाम लगता है, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। बॉम्बे टॉकीज के लिए मैंने ओरिजिनली ये विक्रम कपाड़िया का प्ले है जी जो 2011 में पहले बार एनसीपीए के कंपटीशन में स्टेज किया था। उस वक्त वो सब 8 मोनोलॉग्स थे। तो 3 साल पहले मैंने जब ये प्ले पढ़ा तो वो जो हर एक कैरेक्टर की जो स्टोरी उसमें कही गई है उससे आई गॉट अट्रैक्टेड। पर जो चैलेंज था कि हमारी सिडनी ऑडियंस 8 मोनोलॉग एक शाम में देखने के लिए थक जाते हैं जी। तो दैट्स वेयर I worked on it and I've adapted into a full-fledged play. हाँ तो उसमें सब कैरेक्टर्स जो आते हैं वो सब हर एक मुंबईकर है जी। और अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं। और सेटिंग है ईरानी काफे, जो मेरे बचपन की याद है, जहां हम लोग जाते थे और सबसे घुल मिल जाते थे और हंसते थे, मजा करते थे। सो मैंने पूरा नाटक उस सेटिंग में लगाया हुआ है। हाँ, चलिए, सिडनी वालों का जो इतना सौभाग्य है कि इतना अच्छा नाटक देखने को मिल रहा है। तो दिनशा जी, आपका तो बहुत पुराना नाता है रंगमंच से। आप इंडिया में भी जो है काफ़ी एक्टिव थे रंगमंच में। तो थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसे मतलब इस बीच में कैसे इंटरेस्ट जगा आपको प्ले में, स्टेज में? स्टेज में मैं जब स्कूल में था तब से मुझे वहाँ से इंटरेस्ट था। मेरा एक मोनोलॉग प्ले स्कूल के आखिरी साल में मैंने किया था। वो शाहजहां बैठा हुआ है अपने कमरे में और मुमताज महल देख रहा है। वो मोनोलॉग से मैंने शुरू किया था जी। उसके बाद पासी रंगमंच में काफी काम किया 1972 के आसपास जी। और उस बीच में देन प्रोफेशनली इंडिया से दूर रहना पड़ा एंड ऑल दैट, तो जरा गैप आ गया। बाद में सिडनी 1990 में जब मैं आया जी, तब से मैंने गुजराती प्लेस शुरू किए और उसके बाद मेरे दोस्त विपुल आ गया जी। तो और मजा आ गया। तो हमने काफी हिंदी गुजराती प्ले किए और उसके साथ काफी हिंदी भी अंग्रेजी भी किए जी। नहीं, विपुल व्यास तो मतलब बहुत जाना हुआ हमारा नाम है, बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, और उनके साथ में आपने कई सारे प्ले किए। और मेरे पास लिस्ट है, जैसे कि सेल ऑफ द मिलेनियम था और गोलमाल था और हुतुतु था। तो ये सब नाटक सिडनी वालों को देखने को मिले और इसमें आपका भी उसमें पार्ट रहा। हाँ, दो प्रोफेशनल साथ में मिल गए जी। तो we were feeding on each other. Then we had people like अपर्णा तिजोरी वाला and पूरा फैमिली हो गया जी। उस समय। हमारे प्रदीप भाई थे, प्रदीप पांड्या जी। हाँ हाँ तो वैसे एक फैमिली हो गया और बस वहाँ से हमारी सफर शुरू हुई और अब चलती रहती। अब फिर आपने डायरेक्शन की तरफ भी मुख मोड़ा थोड़ा सा, तो आपने प्ले लेके आए थे आप बापू डाउन अंडर। हाँ, वो मैंने मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं हमेशा सोचता है कि जो हम फिलोसॉफी होती है अहिंसा की, कि मैं एक गाल पे चांटा मारा तो मैं दूसरा दे दूंगा जी। अगर हमारे करंट दुनिया में क्या ये हो सकता है? तो वो जो प्ले था वो मैंने लिखा
और उसने मैं बापू की एक्टिंग भी की है। कभी मेरा फोटो दिखाऊंगा, मैंने पूरी बाल शेव कर दिए थे, चेस्ट शेव कर दी थी तो लुक लाइक बापू। ओहो, अच्छा अच्छा। फिर अभी और अभी हाल फिलहाल में सिडनी वालों को एक नाटक देखने को मिला था, टुकड़े, जिसमें आपकी एक मुख्य भूमिका थी, तो हाँ, वो भी काफी मजा आ अप्रिशिएट गया किए। था। हाँ हमारे अजय भाई भी थे हमारे साथ। हाँ, बस सौभाग्य मिला आपके साथ काम करने का। तो दिनशा भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप इतने सालों से सिडनी में हैं, तो लोगों का नाटकों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा है, आपको लगता है? हाँ जरूर, I'll tell you, जब मैंने और विपुल ने शुरू किए थे, तभी अगर हम $5 की टिकट रखते थे तो पूछते थे कि अरे वही तो कम्युनिटी का है, मुफ्त में क्यों नहीं। हाँ अभी आज जब हम टिकट के बुकिंग खोलते हैं जी तो हमें पहला कॉल आता है, हमें सबसे फ्रंट रो जो होए वो दे दो, जी, वो प्राइस नहीं पूछते। अच्छा तो और विपुल और मैं हमेशा हंस रहे थे वो टाइम पे जी कि भाई नाटक करते करते हमें हमारी ऑडियंस को भी सिखाना पड़ेगा कि अच्छे नाटक कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जी, तो बड़ा फर्क आ गया है और इसके कारण हमें भी कुछ करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो हमारा ब्लड है यार। जी जी हाँ। पर दिनशा जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, देखिए इतनी मेहनत करते हैं नाटक में, बहुत मुश्किल होती है पूरे कास्ट को जमा करना, रिहर्सल करना उसके पीछे, और सबको मतलब टाइम देना, हम प्रोफेशनल तो है नहीं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी 1 या 2 यहाँ से 3 शो होते हैं। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू वर्क विद द डेमोग्राफी एंड कितना हो सकता है जी क्योंकि फिर भी नाटक के शौकीन है, जी जी हाँ पर हाँ इतने नहीं कि हम 350 सीट के ऑडिटोरियम 3-4 बार भर सकते हैं। हाँ जी हाँ। नहीं, पर इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि पहले एक ही होता था शो, अब 2-2 3-3 शो भी होते हैं नाटकों के। और थिएटर के हिसाब से मैंने जो किया था तो पेरिफेरल, जी, वो मैंने मैरिकवेल में किया था। वो थोड़ा कॉम्पैक्ट, अपना मुंबई के पृथ्वी थिएटर जैसा थिएटर है, जी तो वहाँ हरगिज हम लोग 2-3 दिन कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किसी को मैटिनी में आना है, किसी को रात को आना है जी, तो हाँ तो और सबसे बड़ी चैलेंज ये है जो हम सब नाटक वाले, हमारी काउंसिल को और सबको चेस कर रहे हैं कि जो भी थिएटर हमें मिलते हैं वो काफी महंगे हैं, और वो सब प्रोफेशनल्स की और होते हैं जी कम्युनिटी थिएटर के लिए ऐसा कुछ नहीं है जहां हम अच्छा थिएटर रीजनेबल प्राइस में लेकर, हमारा आर्टिस्ट तो खुश हो गए, 3 शो भी होगा तो जी। पर सबसे बड़ा खर्चा तो थिएटर का हो जाता है, इसलिए हाँ देखिए, अभी इतना एफर्ट करते हैं और थिएटर का पैसा पूरे सब मिला करके ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रेक इवन में नहीं होता। हाँ, हम लोग तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे आर्टिस्ट एक पैसा नहीं लेते। जेब से कई बार जेब से डालना पड़ता है नाटक करने के लिए। मुझे वो याद मत दिला दो यार। अच्छा, तो आते हैं इस नाटक पे, तो नाम है बॉम्बे टॉकीज, तो ये हो रहा है पैसिफिक क्रिश्चियन स्कूल में 4 जुलाई को। हाँ, ड्यूरल में है 4 जुलाई को। आप जो है गूगल सर्च कर सकते हैं और टिकट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी कुछ भर चुका है, पर कुछ टिकट्स अवेलेबल हैं हमारे सुनने श्रोताओं को। तो और उसके साथ एक और चीज है कि जो ईरानी काफे का माहौल हमने खड़ा किया है स्टेज पे जी, उसके हिसाब से हमने उधर का केटरिंग भी ऐसे ही रखा है, जो टिपिकल ईरानी रेस्टोरेंट में खाना मिलता है जी, वही सबको मिलेगा, और ऑडियंस नाटक शुरू होने के पहले या नाटक खत्म होने के बाद वहां रुक के अपना खाना एंजॉय कर सकते। आपने याद दिला दी इंडिया की जो 70s और 80s में होता था, तो वही माहौल अभी भी होता है।
हाँ वो भी वही। अभी इतना नहीं होता। जी। अभी इतना नहीं होता है। जी जी, वाह देखेंगे ना। दिनशाह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आज तो हम एक पहेली रन कर रहे हैं, जिसमें जो श्रोताएं हमारे एक सवाल पूछेंगे उनसे, तो उसको फिर 2 टिकट मिलेंगे उस नाटक के। और बाकी श्रोताओं से हमारा जो आग्रह है कि वो इस नाटक को जरूर देखें, बहुत अच्छा नाटक होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी। थैंक यू। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अजय जी से पूछते हैं कि आप डिम्पल जी के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन लाए हैं। जब शुरू में डिम्पल कपाडिया का लोगों ने नाम सुना था जी। बॉबी के संदर्भ में, तो उसकी बैकग्राउंड ऐसी थी कि राज कपूर मूवी बना रहे थे बॉबी जी। और उन्होंने ऑडिशन किया। तो ऑडिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया डिम्पल ने, और डिम्पल खुद को लगता था कि उनका ऑडिशन अच्छा नहीं गया, शायद उनको रोल नहीं मिलेगा। पर राज कपूर उनकी स्पॉन्टेनिटी से है ना, और उससे बड़े इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कास्ट कर लिया। अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे वो, ऋषि को लॉन्च कर रहे थे। पर उसके पहले की कहानी आपको शायद पता ना हो कि एक पिक्चर बनी थी संघर्ष। अच्छा। उसमें हीरोइन थी वैजंती माला। ओके। तो उसमें जो वैजंती माला का बचपन का रोल था, हाँ। वो डिम्पल को ऑफर किया गया था। ओके। हाँ, पर डिम्पल खुद ने रिजेक्ट किया था। वो पिक्चर उन्होंने करी नहीं। अच्छा, संघर्ष। हाँ, अच्छा। संघर्ष उसके पहले की बात है। हाँ। और ये भी कहा जाता है कि गुड्डी पिक्चर में जो जय बहादुरी का रोल था जी, उसके लिए भी डिम्पल को सेलेक्ट किया गया था। अच्छा। पर शायद ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि डिम्पल मतलब वो उस रोल में फिट नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। अच्छा। तो पहले ये 2 पिक्चर में भी पहले बात हो चुकी थी उनके, इसके बाद में बॉबी उन्होंने करी। ओके। तो एक संजीव जी गाना हो जाए। बिल्कुल। सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जीने
श्रोताओं, ये गीत हमने फिल्म बॉबी से लिया था, जिसको गाया था लता मंगेशकर ने। और आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। संजीव जी, बॉबी पिक्चर की एक बात और थी। हाँ, कि जो सिंगर थे शैलेंद्र सिंह, वो जी। भी धमाके से आए थे। ओके। उस क्योंकि हम सब लोग आदि थे, रफ़ी साहब, किशोर, मन्ना डे और मुकेश की। फिर एक रिफ्रेशिंग वॉइस आई थी शैलेंद्र सिंह की, और वो भी काफ़ी यंग। हाँ, काफ़ी यंग था। मेरे ख्याल से पहली पिक्चर थी उनकी जी। और काफ़ी पॉपुलर हुए थे, मतलब उनके गाने शैलेंद्र सिंह। तो शायद बाद में उतना उनका करियर रहा नहीं, पर जितना भी था वो पर मतलब सुनते हैं कि वो भी शायद एक्टिंग के लिए थे एंड देन ही गॉट अ ब्रेक एज अ सिंगर या समथिंग लाइक दैट। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलते हैं, डिम्पल जी के बारे में बात कर रहे थे हम। हाँ, तो वो केवल 14 साल की थी जब उन्होंने साइन की थी बॉबी। अच्छा। हाँ, और जब बॉबी रिलीज हुई थी तो वो 15 साल की थी। ओह, ओके। और राजेश खन्ना जी उनसे इतने ज़्यादा मतलब लट्टू हो गए थे कि उन्होंने मतलब सीधे शादी ही कर ली। और राजेश खन्ना डिम्पल की शादी बॉबी के रिलीज से पहले हुई थी। अच्छा। हाँ। तो हाउ ओल्ड वाज डिम्पल कपाड़िया? 15 साल। 15 साल में शादी हो गई थी। हाँ। और राजेश खन्ना की ऑब्वियसली उम्र कुछ ज़्यादा थी। वाह। तो और फिर उन्होंने बॉबी हिट हो गई, सुपर हिट हुई, और डिम्पल ने अनाउंस किया कि वह मूवीज क्विट कर रही हैं। हाँ, तो बॉबी के मतलब शादी पहले होगी, बॉबी रिलीज बाद में हुई, इतनी आइकॉनिक फिल्म बनी वो। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मतलब घर संभालने में लग गई वो। 2 बच्चे भी हुए उनके, पर जी शादी उनकी कुछ ज़्यादा चली नहीं। ओके। कि डिम्पल का कहना है कि भाई दे वर 2 people नॉट फॉर ईच अदर, मतलब उनकी पर्सनालिटीज बहुत अलग थी। तो एंड लाइक मे बी उम्र का भी काफी उम्र का कफर रहा हो। आप वो खुद कहते हैं कि राजेश खन्ना जो है थोड़े से मतलब कमिटमेंट उतना नहीं था शादी के लिए, और थोड़ा सा मतलब उनका रुझान कहीं और भी होता था लोगों का। तो मतलब समझ आइए लोग। हाँ। जी। तो 1957 में पैदा हुई थी डिम्पल जी। तो हमारी आपकी बड़ी बहनी हुई। बिल्कुल। और आपको एक सुनने वालों को भी बताऊं कि एक बार मैं बम्बई में था, तो एक फिल्म थी कर्म योद्धा, और राज बब्बर और डिम्पल कपाड़िया की थी। तो तब बाई चांस हम भी शूटिंग देखने को पहुंचे थे और नया नया शौक था। तो हमने कहा भाई डिम्पल जी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। तो जब फ़ोटो खिंच गई, उसके बाद उनकी खूबसूरती और हमारी खूबसूरती में इतना बड़ा गैप था कि उस दिन से कसम खाई कि अब कोई फिल्मी हीरोइन के साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे। या कसम ये भी खाई कि अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, उस लेवल तक लेके आएंगे। तो आपको इंस्पिरेशन मिला। जी। तो चलिए एक खूबसूरत सी वार्ता लेके आया हूँ 4 धाम के बारे में। कुमार विश्वास जी द्वारा उन्होंने सुनाई है, तो आइए सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कथा के इस क्रम में। और इस क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे 4 धाम हैं जहां की यात्रा संपन्न करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये 4 धाम हमारी आस्था के युगों युगों से प्रतीक हैं। बद्रीनाथ सतयुग के प्रतीक हैं, तो रामेश्वरम त्रेता युग के साक्षी रहे हैं। द्वारिका वह पुण्य भूमि है जिसे द्वापर के उस अखिलेश्वर को समर्पित माना जाता है, और जगन्नाथ धाम हमारे कलयुग में इस धर्म का प्रतिनिधि है। धर्म के 2 पुत्र हुए,
एक नर और एक नारायण, दोनों बेहद सात्विक, बेहद अच्छी प्रवृत्ति के। एक दिन लाड़ से उमगी हुई उनकी माता ने प्रसन्न होकर उन दोनों बच्चों से कहा कि तुम मेरे दोनों पुत्र अत्यंत मर्यादित और बहुत अच्छे संस्कार के हो। मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि इसके मां के मातृत्व के अतिरिक्त भी मैं तुम्हें कोई वरदान दूं। दोनों बच्चों ने एक ही वरदान मांगा। दोनों ने हाथ जोड़कर मां से कहा, धर्म के प्रति, पिता के प्रति हमारी गहरी रुचि से आप मोहित हैं ही, माता आप हम दोनों को तपस्वी होने का वरदान दीजिए। मां हैरान हो गई, क्योंकि जिन पुत्रों से इतना अधिक मोह था, जितना अधिक स्नेह है, जितना लाड़ है, अगर उन्हें तपस्वी होने का वरदान देती है तो वे तपस्या के लिए परिवार को, घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वचनबद्ध माता ने अंततः पुत्रों के मोह को पीछे करके अपने वचन की पालना की और दोनों पुत्रों को परम तपस्वी, परम तेजवान होने का वरदान दिया। अपनी मां से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद नर और नारायण घर परिवार की देहरी को त्याग अपने संकल्पों को हिमालय जैसी ऊंचाई देने के लिए पर्वतों के उस प्रदेश में पहुंचे जहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। बद्रीनाथ वही पवित्र भूमि है जहां धर्म के उन यशस्वी पुत्रों ने सहस्रों वर्षों तक घोर तप किया है। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की वे इतिहास के शिलालेख पर नर पर्वत के नाम से अंकित हुआ, और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे आज भी हम नारायण पर्वत कहकर प्रणाम करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे धाम की ओर, यानी कि त्रेता युग का प्रतीक, भगवान की पुण्य लीलाओं का साक्षी वह रामेश्वर तट, जहां अनाचार के विरुद्ध एक तपस्वी के युद्ध का ऐसा उद्घोष हुआ कि विश्व आज भी उस आतताई के खिलाफ भगवान की उस भूमिका को दशहरा और दिवाली के रूप में मनाता है। अपने समय के सबसे अधिक पराक्रमी, बुद्धिमान, तेजस्वी और वंश परंपरा के समस्त गुणों के साथ अभिषिक्त होने वाले अपराधी रावण का वध करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रभु ने श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया था और भगवान शंकर इस दुनिया में सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हर संकल्प को सहारा देने की अवधारणा तब से लेकर आज तक दोहरा रहे हैं। आइए अब प्रस्थान करते हैं द्वारिका धाम की ओर। भूमि का वो पवित्र पावन हिस्सा जहां भगवान ने अपने सहकारी रूप को प्रकट किया और उसे राजधानी बनाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर महान महारथी वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा ने द्वारिका को बनाया था, और उसी द्वारिकापुरी में अपने शासन के कारण माखन चोर द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान की राजधानी के बाद कथा के अंतिम पड़ाव में चलते हैं इस जग के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी के धाम की ओर। इसे लेकर भी बड़ी रोचक कथा है। एक बार इंद्रद्युम्न नामक एक राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि एक बड़े पेड़ के तने में मेरा विग्रह बनवाओ और इसे किसी सुंदर मंदिर में स्थापित करो। श्री कृष्ण तो स्वप्न में आग्रह करके चले गए, पर राजा की नींद उड़ गई। उसे पूरे भारत में ऐसा कोई मूर्तिकार नहीं मिला कि जैसी मूर्ति उसने स्वप्न में देखी थी ऐसी निकाल सके। एक दिन राजा के द्वार पर एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं ये काम करने के लिए तत्पर हूं, किंतु मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिमा का निर्माण एक बंद कक्ष में करूंगा और प्रतिमा का निर्माण पूर्ण होने से पहले उस कक्ष का दरवाजा अगर किसी व्यक्ति ने खोला तो काम जहां पर है मैं वहीं पर रोक दूंगा। काम शुरू होने लगा। अंदर से ठक ठक की, कुदाल की, खुरेचने की, रंदे की, घिसने की आवाज आती थी। अचानक बहुत समय के काम के बाद आवाजें बंद हो गई। ठंड का समय था। राजा को उत्सुकता हुई कि आवाज क्यों बंद हो गई। कहीं बूढ़े मूर्तिकार का स्वास्थ्य खराब ना हो गया हो। कुछ समय प्रतीक्षा करके राजा ने कमरे का दरवाजा खुलवा दिया। राजा जैसे ही अंदर पहुंचे तो अजीब चमत्कार था। मूर्तिकार गायब था और मूर्तियों के अधूरे बने हुए टुकड़े पड़े हुए थे। वह मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं कला के सर्जना के देवता भगवान विश्वकर्मा थे। उस कमरे में 3 बड़ी मनहर मूर्ति जिनमें थोड़ा सा काम बचा हुआ था। राजा ने उस प्रतिमा को
उसी कमी के साथ उसी स्थिति में स्वीकार किया और मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदाऊ बलराम और अपनी लाडली बहन सुभद्रा जी के साथ वहां विराजमान हैं और लाखों लाख भक्त वहां आकर भगवान के परिवार का आशीर्वाद लेते हैं। भारतीय संस्कृति में आस्था के इन पूज्य 4 केंद्रों की कथा हमें बहुत कुछ सीख देती है। जैसे पहली कथा बद्रीनाथ नर और नारायण के सम्मिलित पुरुषार्थ के बारे में बताती है। धर्म की कीर्ति केवल नारायण के सहारे संभव नहीं है। जब तक नर उद्यम नहीं करेगा, नारायण भी कृपा नहीं करेगा। इस सृष्टि के समस्त शुभ संकल्प नारायण और नर के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। इसका दूसरा उदाहरण, कथा के दूसरे भाग का सार क्या है? जगन्नाथ धाम की कथा यह बताती है कि जब तक संभव हो, सत्ता को किसी भी शिल्पकार पर अपनी शर्तें थोपने की बजाय उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब जब हस्तक्षेप हुआ, कला की प्रतिमाएं अधूरी रह गई। इसलिए हर सुंदर निर्माण की आशा रखने वाले राजाओं के लिए, हर बेहतर रचना की उम्मीद करने वाले समाज के लिए यह अनिवार्य है कि वे कला के साधकों पर अपनी शर्तें थोपने के बजाय पूरे सम्मान के साथ उन्हें उन्मुक्त वातावरण दे, ताकि उनकी कलाएं भी भगवान की तरह पूरे विश्व में आदर पाएं और युगांतर तक बची रहें। धामों के साथ परिचित होने पर एक और आवश्यक संदेश समझ में आता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, त्रेता में 3 पैर हो गए, द्वापर में 2 बचे, यानी कि धर्म की संकल्पना क्रमशः डगमगाती गई, धर्म के प्रति लोगों में रुचि कम होती गई। कलयुग में तो धर्म केवल एक पांव पर टिका है, किंतु अगर ये पांव भी मजबूत है, ये पांव भी अगर भक्ति का है, तो फिर तुलसी बाबा का कहा सिद्ध हो जाता है, कलयुग केवल नाम आधार। आप नाम लीजिए और आपका काम होता है। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। तो आशा करते हैं कि आपको डॉक्टर कुमार विश्वास की जो एक वार्ता थी वो पसंद आई होगी। जी हाँ, उन्होंने 4 धामों का वर्णन किया है और चारों धाम भारत के 4 कोनों पे थे, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। और ये कोशिश थी कि पूरे देश को एक साथ पिरोया जा सके। और चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, और भी कई खूबसूरत से गीत हैं और अजय जी डिम्पल जी के बारे में काफ़ी जो जानकारी लाए हैं, आइए सुनते हैं। इससे पहले मैं ये कह दूं संजीव जी कि हम आज 2 पहेली रन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो पहली पहेली के 2 टिकट मिलेंगे विजेता को। हाँ। नाटक जो है बॉम्बे टॉकीज। अच्छा। उसके 2 टिकट मिलेंगे। तो सवाल है कि कपूर खानदान जो था जी, हिंदी फिल्मों का जी, उनका एक वो था रंगमंच का थिएटर। हाँ। उस थिएटर का नाम बताइए। जो कपूर खानदान का थिएटर है बम्बई में, मैं उसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। हाँ, उस थिएटर का नाम बताइए और विजेता को मिलेंगे 2 टिकट नाटक बॉम्बे टॉकीज के। अच्छा। क्योंकि रंगमंच से रिलेटेड है जी, तो हमने सोचा चलो कि सवाल भी उसी हिसाब से रखते हैं। दूसरी पहेली है। हाँ। जो हमारे जो पिछली बार कार्यक्रम में आए थे केदार जी। हाँ। उनका कार्यक्रम हो रहा है गाता रहे मेरा दिल। अच्छा। तो उस कार्यक्रम के 2 टिकट मिलने वाले हैं जी। और पहली है आज के विषय से संबंधित, तो डिम्पल कपाड़िया की बहन का नाम बताएं। जो बहुत ही आसान सा सवाल है दोनों, और आपके लिए अब बड़ी हर चीज आसान है। नहीं लेकिन चलिए आप सब श्रोताओं से हम लोग विशेष अनुरोध करते हैं कि आप इस पहेली में भाग लें, और 2 टिकट जो है नाटक के और 2 टिकट म्यूजिकल प्रोग्राम के हैं। एक अच्छी सुहानी शाम की जो है वो आपकी शुरुआत हो सकती है। तो चलिए एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं फिल्म सागर से।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे था ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा फरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। श्रोताओं, ये गीत जो है फिल्म सागर से लिया हुआ था। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
तो श्रोताओं, एक बार पहेली और दोहरा दें आपके लिए। आज हम पहेली एक नहीं दो पहेली लेके आए हैं। हाँ। पहली वाली ये है कि एक तो डिम्पल कपाड़िया जिनके ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी बहन का नाम बताइए जी। और जो विजेता होंगे उनको 2 टिकट मिलेंगे केदार जी के कार्यक्रम गाता रहे मेरा दिल के म्यूजिकल प्रोग्राम। बहुत अच्छा। और दूसरी पहेली है जी कि जो राज कपूर की फैमिली मतलब कपूर खानदान है जी बम्बई में, उससे जुड़ा थिएटर जो था जी, उस थिएटर का नाम बताइए जी। ठीक है। और उसको विजेता को 2 टिकट मिलेंगे। दिनशाह जी के प्ले बॉम्बे टॉकीज के 2 टिकट मिलेंगे। बहुत शानदार। तो चलिए एक गीत सुनते हैं। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे घबराए। तेरी छोरी डारो सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लगे मेरी सूखी डार हरियाए। दिल हूँ करे घबराए। जिस तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लागे नैना, वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा, तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे घबराए। श्रोताओं, ये गीत था फिल्म रुदाली से और लिखा था गुलजार ने और गाया था लता मंगेशकर ने। तो डिम्पल जी के पिताजी थे जी, उनका नाम था चुन्नीलाल कपाड़िया। तो मतलब डिम्पल ने पहले से ही कहा था कि मुझे फिल्मों में जाना है। तो क्या वो मतलब फिल्मी फैमिली थी या फिल्म कोई? फैमिली नहीं थे, बिजनेसमैन थे वो। अच्छा। तो बट डिम्पल जी को मतलब था शौक था जाने का। तो पर उस जमाने में फिल्मों में जाना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। उस जमाने में मतलब समझ लीजिए 70s 80s की बात है फिर भी। तो फादर ने उनको फुल सपोर्ट किया पूरा। और ये जो पिताजी थे उनकी भी थोड़ी सी मतलब वो है कि पहले वो आगा खान को मानते थे, इस्माइली अच्छा फैमिली थी। अच्छा हाँ। अच्छा। पर उन्होंने फिर उसके बाद में सनातन धर्म अपना लिया था। तो ओके। हाँ,
तो उन्होंने अपने बेटी को पूरा सपोर्ट किया कि भाई जहाँ मैं तेरे पास सपोर्ट रहूँगा, और इस बात से उनका बहिष्कार हुआ पूरे समाज में, क्योंकि बेटी को उन्होंने फिल्मों में भिजवाया। ओके। ये इस बात को लेकर के तब जो मतलब फादर के इंकरेजमेंट से उन्होंने फिर ऑडिशन वगैरह दिए, फिर फिल्मों की तरफ रुख किया था। ओके। तो और ये रुदाली पे शायद कोई अवार्ड भी मिले, कई सारे अवार्ड मिले उनको, रुदाली पर भी था। तो बॉबी पिक्चर थी जी, उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पहली पिक्चर में। अच्छा, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर जैसा हमने बताया था कि उन्होंने फिल्मों से अवकाश ले लिया था, और मतलब 14-15 साल की उम्र में शादी हुई थी, फिर वो राजेश खन्ना का घर छोड़ के चली गई। अच्छा। मात्र उस टाइम पे शायद उनकी उम्र 25 साल थी। ओके। हाँ, तो 2 बेटियां थी उनकी। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर को फिर से शुरू करूंगी। मतलब किसी औरत को, मतलब कितनी मुश्किल सिचुएशन है कि जो वो अपना पति का घर छोड़ के आई है, 2 बच्चे हैं, और फिर उन्होंने कहा मैं अपनी पहचान बनाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने फिल्म साइन करी सागर। अच्छा, ओके। सागर वाज द कमबैक फिल्म, सिप्पी ने बनाई थी जी। तो हालांकि इतना बड़ा नाम था डिम्पल कपाड़िया का, तो उन्होंने बाकायदा ऑडिशन लिया उनका। अच्छा। और ऑडिशन में बहुत घबराई हुई थी ये डिम्पल, तो पर उनको उनकी मतलब ऑडिशन पसंद आया, तो उन्होंने साइन अप किया। उसमें 2 हीरो थे, आप जानते हैं, एक तो कमल हसन थे और ऋषि कपूर जी। तो उसको बनने में टाइम लगा सागर पिक्चर को। तो वैसे तो उनके करियर की दूसरी पिक्चर होती जी, पर बहुत डिले हो गई पिक्चर बनने में। तो सागर की स्टोरी तो आप मतलब जानते हैं, वो 2 लोगों से के बीच में मतलब ट्रायंगल था। तो या तो मैं दोस्त से के साथ जाऊं, या फिर मैं जिसको प्यार करती हूँ, तो कमल हसन था और ऐसे ऋषि कपूर थे। तो जो सागर डिले हुई, इस बीच में उनकी 2 पिक्चरें और आई। अच्छा। जिसका नाम था एतबार और जख्मी शेरनी। ओके। हाँ, पर वो शायद उतनी चली नहीं, और फिर सागर ने तो मतलब धूम मचाई। तो संजीव जी कोई गाना वाना सुना रहे हैं? अब आपने एतबार का नाम लिया, तो आपको फिल्म एतबार का गाना, बहुत ही सुंदर गाना है, आइए सुनवाता हूँ। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।
दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें। ये क्या कह रहे सागर? न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। श्रोताओं, ये फिल्म एतबार से लिया था। जी हाँ, इसको गाया था आशा भोसले और भूपिंदर ने, और इसमें जो एक्टर थे डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबरॉय। चलिए सुनते हैं हमारे एक स्पॉन्सर का संदेश। दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं?
श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट। साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300 908 681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomcare.org.au। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर का संदेश। तो अजय, गाना खूबसूरत था, बहुत ही मजेदार, भूपेंद्र का गाना जी। और आज एक मैं, आप तो जानकारी लाए थे, मैं भी एक छोटा सा ऑडियो फीचर लेके आया हूँ डिम्पल कपाड़िया के ऊपर। तो आइए सुनते हैं उसको, क्या बोलते हैं। बिल्कुल। किसी ने कहा कि ये तो सिर्फ बॉबी है, किसी ने कहा ये है मिसेस राजेश खन्ना, पर इनकी अलग पहचान बनी। पूरा नाम इनका डिम्पल चुनीभाई कपाड़िया। जन्म 8 जून सन 1957 में हुआ। मैं जब चमकती तो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कड़कती हैं तो कान बंद कर लेते हैं, सर पर गिरते हैं तो दिल थाम लेते हैं। हाँ, ये अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान है। 4 बच्चों में ये सबसे पहले नंबर पे आती हैं। इनके पिता चुनीभाई कपाड़िया एक बिजनेसमैन रहे। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है, मैं चंदनपुर के रहने वाली हूँ। मैं शहर में मोहन को ढूंढने के लिए आई हूँ। मेरे पास मोहन का पता नहीं है, मगर इसकी तस्वीर है। इनकी एक बहन का नाम रहा सिंपल कपाड़िया, दूसरी रही रीम और तीसरे रहे भाई जिनका नाम रखा मुन्ना। परिवार मुंबई के ही सेंटा क्रूज इलाके में रहा करता था और डिम्पल की पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल में। इनके पिता एक नामी गिरामी आदमी थे, जिसकी वजह से इनकी परवरिश भी खूब जबरदस्त तरीके से हुई। तेरी इसी अदा ने तो हमें दीवाना कर दिया है शेरू दादा। फिल्म इंडस्ट्री में भी इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे और जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, तब अक्सर डिम्पल कपाड़िया अपने मन में कहा करती थीं, बॉबी का रोल तो मुझे ही मिलेगा, और ठीक वैसा हुआ भी। डिम्पल कपाड़िया को नरगिस जी की फिल्में दिखाई गईं और कहा गया कि इस तरह की इनोसेंस चाहिए स्क्रीन पर। और 15.5 साल की उम्र में डिम्पल कपाड़िया ने वो कीर्तिमान स्थापित किया जो कोई अभिनेत्री करने की सोच भी नहीं सकती। वो और बात है कि उसके साथ राज कपूर जैसा शोमैन भी होना जरूरी है। तुम सच कहती हो। राज कपूर की बॉबी ने हंगामा मचा दिया। मेरा नाम जोकर के बाद ये राज कपूर का जवाब था। ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ऐसी जमी कि लव स्टोरीज की बाढ़ ही आ गई। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने अपनी पैरवी इतनी अच्छी की। अगर अपने मुकदमों की पैरवी इतनी अच्छी करते तो पता नहीं कितने केस जीत चुके होते। पर इससे पहले बॉबी रिलीज होती, डिम्पल कपाड़िया एक अलग ही यात्रा पे चली गईं। राजेश खन्ना साहब उस जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। ऊपर आका और नीचे काका की कहावतें चल रही थी और उनकी प्रेमिका अंजू महिंद्रू इनसे अलग ही हुई थी और राजेश खन्ना के जीवन में आ गई 15.5 साल की लड़की नाम डिम्पल। राजेश खन्ना साहब और डिम्पल कपाड़िया ने शादी की। दोनों की उम्रों में काफी फासला था और शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया एक्टिंग से दूर हो गईं। बल्कि फिल्म बॉबी के रिलीज के पहले ही इनकी शादी हो गई थी और एक गृहस्थ आश्रम के अंदर अगली सीढ़ी चढ़ रही थी। डिम्पल कपाड़िया तकरीबन 12 बरस एक्टिंग से दूर रहीं। इन 12 बरसों में इनके 2 बच्चे भी हुए, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना साहब का करियर एकदम ऊंचाई पे जाकर लुढ़कने लगा था। आज देखा नहीं जाता, मैं तो घबरा गया हूँ ये गरीबी देखकर।
पारिवारिक समस्याएं बढ़ रही थीं। आए दिन फिल्मी मैगजीन्स में ये खबरें रहती कि ये दोनों अलग हो गए हैं, ये दोनों साथ आ गए हैं। डिंपल ने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया है या फिर वापस लौट कर आ गई हैं राजेश खन्ना के पास। और फिर वो लम्हा आया जब डिंपल कपाड़िया काका जी से दूर हुई और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ये नजर आई। इस फिल्म में इन्होंने ऐसा कमबैक किया कि कमाल ही हो गया। एक बार फिर इनके हीरो ऋषि कपूर ही थे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम के सीन्स थे, बीच के पास समंदर किनारे के बड़े ही सेंसुअल सीन्स थे। इनकी पहनी हुई लाल साड़ी कौन भूल सकता है। और फिल्म सागर का संगीत भी कमाल कर रहा था। उसके बाद तो इन्होंने और भी फिल्मों में काम किया। आपकी आंखें हवस में बंद कर रखी हैं सीएम साहब। आपके लिए औरत सिर्फ एक जिस्म है और कुछ भी नहीं। आपने जिस्म के हदों के पार कभी झांक कर देखा ही नहीं। आप अपने आप को इस देश का नेता कहते हैं। अरे आपसे तो वो कल का लड़का संजय कहीं महान है। काश मेरी आपसे शादी ना हुई होती। काश मेरी जिंदगी में ऐसा आदमी पहले आया होता। फिरोज खान साहब ने इन्हें अपनी फिल्म में लिया और ये भी कहा कि डिंपल के अंदर बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरह से निकल कर आता है। इस जूते को पहचानते हो भूरेलाल? पहचानो इस जूते को। ये वही जूता है जो मैं हकीम चाचा के लिए लाई थी। अब की इसमें नए कील भी लगा दी है ताकि ये जल्दी घिसे ना। महेश भट्ट साहब की फिल्म काश में भी डिंपल कपाड़िया नजर आई थी, जिसकी कहानी में एक नाच चलने वाली शादी थी। फिल्म काश में भी डिंपल का अभिनय देखते ही बनता था। मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पूरा अधिकार है जानने का कि मेरे बिस्तर में मेरी जगह पर कौन सो रहा है। कहाँ सन 73 में ये माँ बन गई थी और उसके बाद सन 82 में इन्होंने कमबैक करके सबको चौंका दिया। जाने दो आनंद, बच्चे हैं। अफसोस तो यह है कि अपनी उम्र से पहले बड़े हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। ये बात भी गौर करने लायक है कि डिंपल कपाड़िया की पहली ही फिल्म बॉबी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना दोनों साथ नजर आते। फिल्म का नाम था जय शिव शंकर, लेकिन कुछ वक्त की शूटिंग के बाद इस फिल्म को डिब्बे में बंद करना पड़ा। डिंपल कपाड़िया की र अक्षर से ऐसी दोस्ती है कि इसे देख सभी को हैरानी होती है। इनके पहले हीरो ऋषि कपूर, पहले डायरेक्टर राज कपूर, हस्बैंड राजेश खन्ना और जिस डायरेक्टर के साथ कमबैक किया उनका नाम रमेश सिप्पी और दामाद राजीव भाटिया, जिसे सब अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। डिंपल कपाड़िया सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं बल्कि पैरेलल सिनेमा में भी नजर आईं। शेखर कपूर की दृष्टि को कौन भूल सकता है। इसमें इन्होंने कुछ बड़े ही हॉट और सेंशुअस सीन्स भी दिए थे। लेकिन रुदाली, अंतरीन, ये वो सारी फिल्में रहीं जिन्होंने साबित कर दिया कि डिंपल एक संपूर्ण अभिनेत्री हैं। अरे तू तो इतना छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, तू उसका बाप है। देखा, साले बाप बेटे दोनों के दोनों बेशरम। अरे ये उम्र बेटे को समझाने की है कि किसी की टांग पे ना चढ़े, उल्टा तू ही टांग पे चढ़ गया। चाहे इनसे डांस करवा लिया जाए या फिर इमोशनल सीन्स। झूठ बोलना भी सीख गया है, इसीलिए गाँव छोड़कर आया था, इसीलिए दुर्गा चाची और बरखा को रोता सिसकता छोड़कर आया था, इसीलिए। या फिर कॉमेडी जो कि फाइंडिंग फैनी में जबरदस्त तरीके से नजर आई। ये है हमारे प्यारे लाल जी, इनको निरोध से खानदानी विरोध है। टीवी, रेडियो, अखबार, पोस्टर सब निरोध का प्रचार करते हैं, मगर यह है कि सरकारी बात इनके समझ में नहीं आती। जय धनादन, जय धनादन, जय धनादन बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं। फरहान अख्तर की पहली फिल्म दिल चाहता है में भी इन्होंने बहुत ही अनोखा किरदार निभाया था और एक बार फिर साबित कर दिया था कि राज कपूर साहब ने इन्हें यूं ही नहीं चुन लिया था, इनकी प्रतिभा थी तभी ये बॉबी बनी थी। और कितनी परीक्षा लेना बाकी है। ईमानदारी की रोशनी ने सच्चाई की जो ताकत उन्हें दी है, अगर उस पर जरा सा भी दाग लग गया तो दुनिया तेरी सच्चाई पर शक करने लगेगी। तुझे अपनी सच्चाई की रक्षा करनी है प्रभु, मेरे शंकर को वापस ले आ। अब तो डिंपल कपाड़िया नानी बन चुकी हैं और इनके पति राजेश खन्ना का देहांत हो चुका है, पर फिर भी डिंपल कपाड़िया फिल्मी पर्दे पे नजर आती रहती हैं और बड़े अलग किस्म की फिल्में करती हैं। लो, इनकी सुनो, यहाँ पर सब यही समझते हैं कि जो इसको पता है वो किसी और को पता नहीं, बस यही दो हम लटक के सटक जाते हैं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जान। तो श्रोताओं, एक ये छोटा सा ऑडियो फीचर था ऑन लाइफ ऑफ डिंपल कपाड़िया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अजय, एक
गाना था जिसने एकदम धूम मचा दी थी जब बॉबी आई थी, याद है? बॉबी का गाना? हाँ। बताओ। एक तो आप बजा चुके हैं। हाँ। हम तुम्हें कमे बना। हाँ। हाँ। एक और गाना था जिसने बड़ा हर जगह एकदम। अब आप सुनाई दीजिए। चलो मैं सुनाई देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और बेल आइकन को प्रेस करें। समझ में आया? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करी यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैं के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। अरे मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो अजय ये था गाना। इस गाने ने भी बहुत धूम मचाई थी और इस गाने के बाद जो पत्नियों की धमकियां जो हैं वो बेकार हो गई थी कि मैं मायके चली जाऊंगी, तो पतियों ने उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया था। और मेरे ख्याल से काले कौवों की कमी पड़ गई थी। झूठ तो सभी बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ पसंद आया होगा। जी हाँ, ये किसी ज़माने के बहुत ही हिट गाने थे
चलिए सुनते हैं एक स्पॉन्सर का संदेश। Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। जैसे बॉबी में आएंगी श्रोताओं, ये गीत था फिल्म सागर से, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, और 1985 की ये फिल्म थी। थैंक यू। तो जब शुरू में आई थी डिम्पल तो जी, मतलब अपने रंग रूप के बूते पे लगता था कि आए, और मतलब सेक्स अपील थी उनकी। पर जब वो सागर के बाद में उनकी एक सेकेंड इनिंग शुरू हुई तो मतलब उनमें वाकई एक एक्टिंग की प्रतिभा थी। उन्होंने मतलब इतने दमदार रोल किए थे, और 80s और 90s में बिल्कुल वो छाई रही। मतलब डिम्पल काफ़ी बड़ा नाम था हीरोइनों का। तो कई सारी मूवीज आई, कुछ चली कुछ नहीं चली, कुछ बड़े आइकॉनिक फिल्म थी, जैसे
सागर के बाद में फिर एतबार, अर्जुन और जज्बा आई। फिर आई मूवीज़ जिनका नाम था काश, इंसानियत के दुश्मन और इंसाफ। फिर आई राम लखन और औरत। फिर एक दौर ऐसा आया वहाँ पे जिन्होंने जो कहा जाता है पैरल सिनेमा, ओके, तो उसमें काम किया। और उसमें भी मतलब जो पिक्चरें बनी कई बार ऐसी होती है कि पहले एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनती हैं, पर काफ़ी फेमस हुई वो पिक्चरें, जिसमें कुछ मूवीज़ हैं जिसका नाम है, एक है रुडाली पिक्चर, रुडाली, आपने देखी होगी रुडाली पिक्चर। तो उसमें होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो है मतलब एक दुख है उनका, तो उसको व्यक्त नहीं कर पाती है। फिर उनको प्रोफेशनल एक जो है मतलब वो होता है राजस्थान की तरफ जी, जो हाँ आके के रोते हैं, तो उसकी जो है भूमिका निभाई थी। बड़ी अच्छी पिक्चर थी। एक गाना भी हमने सुनाया आपने गाना सुनाया था। एक गुलजार साहब की मूवी थी लेकिन, अच्छा, वो उसमें इन्होंने काम किया था। और एक आई थी दृष्टि, जो कि गोविंद नीलानी ने बनाई थी जी, दृष्टि। तो ये बड़ी सशक्त मूवीज़ नहीं रही थी उस पैरल फिल्म के जो है मूवमेंट में। फिर आई काफ़ी शक्तिशाली उन्होंने रोल किए, जैसे प्रहार में किया, अंगार, गर्दिश, और एक मूवी आई थी क्रांतिवीर जी, जांबाज। हाँ जांबाज, वो जो मतलब फिरोज खान की थी, वो ड्रग एडिक्शन से डील करते थे। एक मूवी थी जख्मी शेर शायद, तो उसमें था कि जो है वो पुलिस ऑफिसर रहती हैं और पुलिस ऑफिसर रहते हुए उनका रेप होता है, तो फिर वो कम्युनिटी को मोबिलाइज करती हैं जो उसके खिलाफ, और फिर वो बदला लेते हैं उसके खिलाफ। हाँ, तो ये है कि कहते हैं कि इनका राजेश खन्ना से संबंध था, तो वो घर छोड़ के चली गई, फिर भी शायद कांटेक्ट में रहते थे। और जैसा कि फीचर में बताया गया था जी, कि साथ में एक पिक्चर उन्होंने शुरू करी थी, जय जय शिव शंकर, पर वो पिक्चर पूरी नहीं हुई, कभी रिलीज नहीं हो पाई। और राजेश खन्ना हम सब जानते हैं कि उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया, तो जाके डिम्पल ने कैंपेनिंग करी राजेश खन्ना के लिए। हाँ, तो कुछ गाना वाना सुना रहे हैं आप? बिल्कुल, गाना सुनवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक जांबाज फिल्म का गाना सुनवाता हूं, और आप हमारे सुनने वालों की प्रतिक्रिया भी पढ़ दीजिए इस गाने के बाद। जब जब तेरी सूरत देखूं, जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा दिल में जागे, हो तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरी लागे, क्या तू मेरी
श्रोताओं, आपने हमारा कार्यक्रम सुना और अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दी। तो आइए सुनते हैं कि हमारे सुनने वाले क्या कह रहे हैं। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं, संजीव जी की बुलंद आवाज़ में कार्यक्रम का शुभ आरंभ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप ही के चेले हैं हम लोग सब। शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। प्रदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं, विश्व योग दिवस पर अत्यंत सुंदर आज का विचार। आशा करते हैं श्रोता इस संदेश की उपयोगिता को समझेंगे तथा अपना जीवन बेहतर बनाने की ओर प्रयास करेंगे। धन्यवाद उपाध्याय जी। लीला तिवानी जी कह रही हैं, संजीव जी की बुलंद आवाज़ में समाचार और सुविचार मन को मोहित कर गए। लीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय केदार जी की मधुर आवाज़ में यह जीवन के लिए प्रेरक भजन। लीला जी, ये कवि कुमार विश्वास जी ने गाया था और उन्होंने लिखा है कि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ इस दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी दिवस के जरिए पृथ्वी पर जल का हाइड्रोग्राफी दिवस के जरिए पृथ्वी पर जल भंडार की जानकारी दी जाती है। आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। पृथ्वी पर पर्याप्त जल भंडार होगा तो हम पर्याप्त जल पीकर खुद को डिहाइड्रेट से बचाकर स्वस्थ रह सकेंगे। स्वस्थ रहकर ही हमारे मन से संगीत लहरी का निर्गमन होगा और स्वस्थ रहकर ही हम योग भी कर सकेंगे। यतीन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो। गुप्ता जी किसके लिए कह रहे हैं, ज़रा क्लियर करिएगा। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं, ओ नो ऑडियो बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लीला तिवानी जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया गीत के लिए बधाई। यतीन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं, क्यों कोई नाटक सीख भी सकता है, क्या कोई नाटक सीख भी सकता है? तो अजय, ये आपके लिए प्रश्न है। और कह रहे हैं कि हॉल कैन बी एट रीजनेबल प्राइस फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद एनी काउंसिल। लीला जी को साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा। और सत्या खन्ना जी पूछना चाह रहे हैं कि प्ले कोई और भी तारीख को है या खाली 4 जुलाई को, तो उसका शायद अजय जी ने आगे जवाब भी दिया है। गुप्ता जी कह रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग्स लिसनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी हाँ गुप्ता जी, हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो भूले बिसरे गीत हैं, जो समय की व्यस्तता में नहीं हम सुन पाते हैं, आप अपने कार्यक्रम में लाएं और आपको उम्र के उसी पड़ाव पर वापस ले जाएं। सुहास राणे जी, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। यतीन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं, दूर से बुझती रही प्यास। गुप्ता जी आज बहुत क्रिप्टिक मैसेजेस भेज रहे हैं आप। डॉक्टर अजय गुप्ता ने चेक करके बताया कि प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आई विश टू चेक विद द प्रोड्यूसर। हाँ, नो नॉट एट दिस स्टेज, जस्ट वन शो ऑन 4 जुलाई, ये दीनशा जी ने बोला है। गुप्ता जी को कुमार विश्वास की वार्ता पसंद आई। काफ़ी लोगों ने आंसर दिए हैं, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि अगर किसी और को भी जवाब देना है तो दे सकते हैं। और लीला जी को कुमार विश्वास की 4 धाम यात्रा रोचक तो थी और बहुत ज्ञानवर्धक भी थी, उन्होंने कहा। और प्रदीप उपाध्याय जी बता रहे हैं कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, हसन कमाल की बहुत खूबसूरत गज़ल, सुनकर मज़ा आ गया। भप्पी लहरी का संगीत है, जिनको हम एक बहुत ही तड़क भड़क संगीत के लिए जानते हैं, लेकिन इस गज़ल को सुनकर विश्वास नहीं होता कि इसको संगीतबद्ध भप्पी लाहिरी ने किया है। उपाध्याय जी, आपको मिस करा है इस प्रोग्राम में। आपकी जो संगीत की, म्यूज़िक की, फिल्मों की जो नॉलेज है, वो हमेशा कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती हैं। ऋचा जी कह रही हैं, ऑल सॉन्ग्स आर माय फेवरेट, एंजॉइंग। शिशेंदु झा जी बोल रहे हैं, ग्रेट सॉन्ग्स। राजीव निगम जी, आप बहुत ही हमारे पुराने सुनने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। रियली वेरी नाइस टू हियर वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक्स दर्पण। प्रदीप जी कह रहे हैं, बहुत मधुर गीतों की श्रृंखला, बहुत मनोरंजक। और राजीव निगम जी को डिम्पल कपाड़िया की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। लीला जी को भी डिम्पल जी का फीचर जो है बढ़िया लगा। तो
दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रतिक्रियाएं। हेमलता जी ने भी पहेली का उत्तर दिया और बोला है कि वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटरैक्ट करते रहिए, उससे हमारी भी बहुत खुशी में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। चलिए अब एक और बढ़िया सा गाना सुनते हैं और शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से पूछने को कहा था, तो हमारे पास सही उत्तर आए हैं। पहली पहेली जो थी वो थी कि डिम्पल कपाड़ी के बहन का नाम बताएं, तो उसमें कई सारे सही उत्तर आए। मैं जल्दी से नाम पढ़ देता हूँ। जो सही उत्तर है जिन्होंने बोला था वो है हेमंत सोंढी, हेमलता जी, राजीव जी, रेणु जी, सुबदा जी, मोहिनी जी, लीला तिलवानी जी, अरविंद वर्मा, आरजे संजय, मंजू मल्होत्रा, चेतन शाह, सुधा और संगीता। और जो इसका पुरस्कार जाता है पहली का वो है संगीता जी को। वो हमारी पहली की विनर है। बहुत बहुत बधाई संगीता जी। और दूसरा हमने सवाल पूछा था कि आप एक ऐसे थिएटर का नाम बताएं जो मुंबई में जो कपूर खानदान से जुड़ा है। तो उसका सही उत्तर था कि ये है पृथ्वी थिएटर। तो इसके भी कई सारे सही उत्तर आए जिनमें है हेमंत सोंधी जी, सुधा जी, सुबदा जी, रेणु जी, आरजे जी और रीता। और इसका जो विनर है वो है रीता जी। चलिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, मतलब ये टिकट पहुंच जाएंगे आपके पास। तो श्रोताओं ये था आज का कार्यक्रम, डिम्पल कपाड़िया के ऊपर आधारित था। उन्हीं के गीत सुनाए और उनके बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ दी और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अब हमारा इस सप्ताह के कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है और अगला मराठी भाषा का कार्यक्रम है जो भी बहुत शानदार होगा, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और अगले सप्ताह फिर आपसे भेंट होगी। चलते चलते आपके लिए एक और बहुत खूबसूरत सा गाना छोड़ते जा रहे हैं। श्रोताओं, एक जानकारी आपको और देनी है कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है 28 जून को, जो कुटुंब की ओर से मनाया जा रहा है। समय है हार्वे लव पवेलियन कासिल हिल में, और ये है सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इंटरनेशनल योगा डे हार्वे लव पवेलियन कासिल हिल में 28 जून संडे को 7 बजे से लेकर 10:30 तक।